Hello students, welcome back to my YouTube channel Let's Learn with Dr. Sarita। स्टूडेंट्स आज हम लोग ऊल के बारे में स्टडी करेंगे, समझेंगे कि ऊल का किस प्रकार से हमें ऊल प्राप्त होता है। आप जानते हैं कि ऊल क्या है? जो ऊन है वो जानवरों से प्राप्त रेशा है, यानी कि एनिमल फाइबर है। और एनिमल फाइबर होने के साथ साथ ये क्या है, क्योंकि यह एनिमल फाइबर है तो यह एक प्रोटीन फाइबर है, यह सेलुलोजिक फाइबर नहीं है। जो भी हमें वनस्पतियों से प्राप्त होता है वो सेलुलोजिक फाइबर होता है, क्योंकि उसमें सेलुलोज की मात्रा होती है। पेड़ पौधे होते हैं उनमें सेलुलोज की मात्रा होती है, इसलिए हम उन्हें सेलुलोजिक फाइबर कहते हैं। लेकिन जो ऊन है या रेशम है, ये क्या इससे प्राप्त हो रहा है? तो ये प्राणियों से प्राप्त हो रहा है। कीड़े भी तो प्राणी ही होते हैं। उसी प्रकार ऊन जो प्राप्त होता है हमें भेड़ से, ऊँट से, खरगोश से, एक प्रकार के खरगोश और मेमना से, मतलब अन्य कई प्रकार के जानवरों से हमें ऊन प्राप्त होता है। तो ऊन क्या है, क्योंकि जानवरों से प्राप्त होता है तो इसलिए ये क्या है, एक प्रोटीन फाइबर है ना। रेशम और ऊन क्या है, प्राकृतिक जगत के ही रेशे हैं, है ना। प्राकृतिक में ही तो मिलते हैं ना ये जानवर भी। तो प्राकृतिक जगत के रेशे हैं, फिर भी ये क्या है, ये प्रोटीन रेशे होते हैं, है ना। इनमें कई रेशम और ऊन की बात करें तो इसमें कई प्रकार की समानताएं पाई जाती है, इसलिए इन्हें जांतव रेशे कहते हैं। क्या कहते हैं? जांतव रेशे कहते हैं। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ऊन के बारे में और क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम उसकी निर्माण की प्रक्रिया समझेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, यानी कि उसमें कौन कौन सी भौतिक और रासायनिक गुण हैं। ठीक है, ओके। चलिए पहले हम समझते हैं कि ऊन क्या है। ऊन और रेशम प्राकृतिक जगत के रेशे हैं, ये हम अभी आपको बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि ऊन क्या है। तो ऊन प्राकृतिक जगत के रेशे हैं। ऊन और रेशम क्या है, प्राकृतिक जगत के रेशे हैं, जो कि किससे बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, जांतव रेशे ये कहलाते हैं, यानी कि एनिमल फाइबर ये कहलाते हैं। ऊन किन किन जानवरों से प्राप्त होता है? तो बेसिकली ऊन हमें ऊँट से मिलता है। इंडिया में ज़्यादातर हम ऊन किससे प्राप्त करते हैं? ऊँट से प्राप्त, भेड़ से प्राप्त करते हैं। ऊन हमें ऊँट से भी मिलता है, बकरी से मिलता है, खरगोश से मिलता है। मोहेर एक प्रकार की कश्मीरी बकरी होती है, ठीक है। ये यहाँ पे कश्मीरी होगा, कश्मीरी बकरी होती है, ठीक है। लामा से प्राप्त होता है। अल्फा भी एक प्रकार की बकरी ही है जो विदेशों में पाई जाती है। विक्योना भी एक प्रकार की बकरी है। इवन घोड़े के जो बाल होते हैं गर्दन वगैरह पे, उनसे भी ऊन की प्राप्ति होती है, ठीक है। लेकिन वही जो अगर आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करती है, ऊन की क्वालिटी इन जानवरों से प्राप्त किए गए ऊन और उनके किस बॉडी पार्ट से ऊन प्राप्त किए गए हैं उस पर निर्भर करती है। ऊन की क्वालिटी किस पर निर्भर करती है कि जानवर की क्वालिटी के जानवर के शरीर के किस बॉडी पार्ट से ऊन की प्राप्ति की गई है, तो उस पर उनकी क्वालिटी निर्भर करेगी। जैसे घोड़े से प्राप्त ऊन, तो घोड़े के जो बाल होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, थोड़े टाइट होते हैं, है ना, भेड़ के अपेक्षा। या खरगोश का जो ऊन, अगर खरगोश से जो ऊन प्राप्त करेंगे, खरगोश वैसे ही कितने सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, तो उसके जो बाल होंगे वो भी बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो इस प्रकार ऊन किसके जो सॉफ्टनेस होगा, उनमें उनकी क्वालिटी होगी जानवरों के किस बॉडी पार्ट से और किस जानवर से वो ऊन प्राप्त करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हम देख पा रहे हैं कि ऊन किससे प्राप्त हो रहा है, भेड़ से, ऊंट से, बकरी, खरगोश, मोहेर कश्मीरी बकरी, लामा, अल्फा, विक्यूना और घोड़े से भी प्राप्त किया जाता है, ठीक है। विक्यूना से बने कोट को मिंक कोट कहते हैं। एक प्रकार की बकरी है विक्यूना, जिससे जो ऊन निकलता है उससे मिंक कोट बनाई जाती है। मिंक कोट बहुत ही सर्वाधिक महंगा वस्त्र होता है, ठीक है। उसी प्रकार मेरिनो जाति की भेड़ों से प्राप्त जो ऊन होता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है। अगर हम ऊन बनाने की बात करें कि सबसे पहले ऊन बनाने की प्रक्रिया कहाँ शुरू की गई थी, तो इंग्लैंड में शुरू की गई थी, ऊन से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया, ठीक है। ऊन से वस्त्र सबसे पहले कहाँ बनाया गया था, तो इंग्लैंड में। और लेकिन मेसोपोटामिया में भी ना ऐतिहासिक साक्ष्य कुछ ऐसे बताते हैं, प्रमाण दिखलाते हैं कि मेसोपोटामिया में ऊनी वस्त्र का निर्माण किया गया था, ठीक है। लेकिन जब फैक्ट्रीज की बात करेंगे तो फैक्ट्री सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था, तो इंग्लैंड में शुरू किया गया था, ठीक है। अब वही बात है कि वेंकटियन ऊन जो होता है उसके बाल क्या होते हैं, इसमें एक खासियत होती है। वेंकटियन ऊन में एक खासियत होती है कि इसमें इस जानवर के जो बाल होते हैं जिनसे जो ऊन प्राप्त किया जाता है वो ऋतु के अनुसार चेंज होता है,
ठीक है, यानी कि ऋतु के अनुसार बदलने का गुण पाया जाता है। यानी कि अगर गर्मी में उसको यूज़ करते हैं, बेसिकली विदेश बाहर के देशों में क्या होता है, वहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ठंड पड़ती है ना। तो वहाँ जो अगर गर्मी का जो मौसम होगा, जो ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही है, तो वहाँ क्या करेगा ये फूड ऊन, गर्मी में ठंडक प्रदान करता है और सर्दी में गर्मी प्रदान करता है। किस ऊन की बात कर रहे हैं हम, वेंगटियन ऊन, ऊँट से जो प्राप्त होता है, वेंगटियन ऊँट से जो ऊन प्राप्त होता है उसमें ऋतु के अनुसार चेंज होने की क्षमता होती है, अद्भुत क्षमता होती है। ठीक है, गर्मी में अगर यूज़ करते हैं तो वो हमें ठंडा फील कराता है और सर्दियों में वो गर्म फील कराता है। उसी तरह भारत का जो कश्मीर में पश्मीना जो बकरी पाई जाती है, उससे भी बहुत ही सुंदर मुलायम और ऊन बनाई जाती है और विश्व भर में वो क्या होते हैं, प्रसिद्धि होती है। किसकी वजह से, अपने हल्केपन के कारण। भारत में जो कश्मीर पश्मीना ऊन है, भारत में कि कश्मीर में पाई जाती है पश्मीना ऊन, उसमें क्या होता है, वो इतने हल्के होते हैं कि अपने हल्केपन के, हल्के होने के साथ साथ वो गर्म भी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो विश्व भर में भारत का जो पश्मीना ऊन है प्रसिद्ध है, सुंदरता के कारण और हल्केपन के कारण। अब हम लोग प्राप्ति के आधार पर ऊन का वर्गीकरण देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ऊन का, कि किस प्रकार के जानवर से ऊन वो प्राप्त हो रहा है। तो जिस प्रकार के जानवर से ऊन प्राप्त होता है, उसकी जानवर की क्वालिटी, उसके किस बॉडी पार्ट से ऊन प्राप्त हो रहा है, उस पर ऊन का वर्गीकरण यानी कि ऊन की क्वालिटी डिपेंड होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेमने के ऊन का, है ना, मेमने के ऊन का। तो मेमना जो है, आप जानते हैं कि मेमना जो बकरी का छोटा बच्चा होता है, उसे हम मेमना कहते हैं। तो इस जब मेमने से ऊन निकाला जाता है, उस समय उसकी जो उम्र होती है, कितनी होती है, तो लगभग उम्र होती उसकी होती है 8 महीने की। ठीक है, 8 महीने के बकरे मेमने का जब ऊन निकाला जाता है, तो उससे जो ऊन मिलता है ना, वो बहुत ही उच्च क्वालिटी का होता है। उच्च क्वालिटी का होगा, चिकना होगा, मुलायम होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी मेमना क्या है, बिल्कुल अपरिपक्व अवस्था में होता है। जो ऊन, तो वो छोटा, जब आप छोटे कोई भी बच्चा होता है, कोई भी जानवर है या कोई बच्चा है, वो कितना सॉफ्ट होता है। तो जो मेमना का जो उम्र है, मात्र 8 महीने की उम्र के से उससे ऊन निकाला जाता है। तो चूंकि वो छोटा बच्चा है, मेमना है, तो उसके बाल कैसे होंगे, उसके बाल होंगे चिकने, मुलायम और क्वालिटी में भी बहुत ऊंच होती है। ठीक है, तो जो मेमने से प्राप्त ऊन होगा, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, हाई होगी। दूसरी बात हम कर लेते हैं होगेट ऊन की। तो ये पहला हमने देखा ये मेमने का ऊन। दूसरी बात कर लेते हैं हम होगेट ऊन की। तो होगेट ऊन में ध्यान रखना है कि इस समय जो होता है, जानवर की उम्र कितनी होती है, इस समय जानवर की उम्र 12 से 14 महीने की होती है। ठीक है, जब इस ऊन निकाला जाता है, तो इसमें होगेट ऊन में, ठीक है, होगेट ऊन में, तो क्या होता है, होगेट ऊन में क्या होता है, जानवर की उम्र कितनी होगी, 12 से 14 महीने की होगी। ठीक है, तब उस समय वो जानवर क्या होते हैं, थोड़े से वो मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। अगर 8 महीने की तुलना में 12 से 14 महीने के जानवर की तुलना करेंगे, तो मैच्योर है थोड़ा उससे, तो क्या होगा, तो ऊन क्या होंगे, इनके ऊन मजबूत होते हैं। इसकी ऊन में क्वालिटी होगी होगेट ऊन में, कि उनके ऊन क्या होंगे, मजबूत होंगे, और उस ऊन में क्या होगा, लचक और प्रतिस्कंदता होगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी होगी, रेजिलेंसी पाई जाएगी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पाई जाएगी और रेजिलेंसी पाएगी, यानी कि पर्याप्त बहुत अच्छी मात्रा में उसमें लोच होगी और उसमें खिंचावट खींच पाएंगे, उसे क्या होगा, और छोड़ देंगे तो अपनी पूर्व स्थिति को भी वो ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो दूसरा जो हुआ, तो वो हमने कहा कि वो होगेट ऊन। होगेट ऊन में जानवर की अवस्था क्या होती है, 12 से 14 महीने की होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्जियन ऊन की, जिसको कि कुमारी ऊन भी कहता है। वर्जिन ऊन, वर्जिन ऊन क्या होता है, जब किसी जानवर से पहली बार ऊन निकाला जाता है। ठीक है, किसी भी जानवर से जब पहली बार ऊन निकाला जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, उसे वर्जिन ऊन कहते हैं, या फिर हिंदी में उसे कुंवारी ऊन कह सकते हैं। नेक्स्ट है विदर ऊन। विदर ऊन का मतलब होता है, जब जानवर से दूसरी बार ऊन निकालते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको विदर ऊल कहते हैं। ठीक है, यह कैसा ऊन होगा, थोड़ा सा मटमैला हो सकता है। वर्जिन ऊल उससे बेस्ट क्वालिटी का माना जाएगा, सबसे बेस्ट क्वालिटी का मेमने का ऊन माना जाएगा, उसके बाद हुगेट, ठीक है, फिर जो वर्जिन ऊन माना जाएगा। उसके बाद जो विदर ऊन होता है, ये किसी भी जानवर से जब दूसरी बार ऊन की खिंचाई की जाती है, तब क्या कहते हैं, तब उसे विदर ऊन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं खींची ऊन की, यानी कि पुल्ड ऊन। तो पुल्ड जो ऊल होता है, वो उन जानवरों से प्राप्त किया जाता है जो उसको क्या कहते हैं, मांस के लिए पाला जाता है, यानी कि जिसको मीट वगैरह के लिए पाला जाता है और उसको मार दिया जाता है। ठीक है, तो जब मीट के खाने के उद्देश्य से उनको मारा जाएगा, तो उसमें क्या होता है, उसके शरीर से क्या किया जाता है, मार के उनके शरीर से उसके बाल वगैरह को खींच लिया जाता है।
ठीक है। तो इसको क्या कहता है, इसलिए इसको खींचा हुआ ऊन कहते हैं, ठीक है। मांस की प्राप्ति के लिए भेड़ों को जब पाला जाता है तथा उनको मारने के पश्चात क्या किया जाता है, उनके शरीर से मशीन के द्वारा ऊन को खींच लिया जाता है। और इसको इसलिए कहा जाता है, इसलिए इसको बाल खींचने के लिए रसायन और चूना का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये जो खींची हुई ऊन होती है ये निम्न क्वालिटी की होती है। जो पुल्ड ऊन होता है ये निम्न क्वालिटी का होता है, ठीक है। क्यों निम्न क्वालिटी का होता है, क्योंकि जानवरों को तो मार दिया गया है और उससे जो शरीर से बाल को उतारने के लिए रसायन वगैरह का, केमिकल का यूज़ करते हैं। तो केमिकल की वजह से क्या होता है, उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है इसकी गुणवत्ता क्या होगी, क्वालिटी होगी वो ख़राब होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोटी ऊन की। कोटी ऊल, कोटी ऊल क्या होता है, देखिए जब विपरीत कंडीशन में, विपरीत जलवायु में जब जो भेड़ें पाली जाती हैं ना, तो उनसे जो उनके बाद जैसे कि उनके लिए सूटेबल एटमॉस्फेयर नहीं है, किसी जानवर के लिए एटमॉस्फेयर जो वातावरण है उनके लिए सूटेबल नहीं है, उनके लिए कैसा है, प्रतिकूल वातावरण है। एक होता है अनुकूल वातावरण, यानी कि जो हमें अच्छा लग रहा है वैसा वातावरण, एक हमें अच्छा नहीं लग रहा वो हमारे प्रतिकूल है। तो प्रतिकूल वातावरण में जिन भेड़ों को पाला जाता है और उनसे जब ऊन प्राप्त किया जाता है तो उनके बाल कैसे होते हैं, उलझे होते हैं, गंदे होते हैं, ठीक है। तो उनमें उनसे उलझे रहेंगे, मतलब उनको रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है, उनको खाने के लिए अच्छी चीज़ नहीं मिल रहा है, तो वो क्या होंगे, उनकी कंडीशन क्या है, प्रतिकूल है, उनका स्थिति क्या है, वो जैसे तैसे अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो उनसे जो ऊन प्राप्त की जाएगी उसकी क्वालिटी कैसी होगी, उसकी क्वालिटी गंदी होगी, उलझे हुए होंगे। उससे क्या बनता है, उससे हम वस्त्र नहीं बनाते हैं, उससे दरी, नमदा, यही सब चटाई वगैरह का निर्माण होता है। इसको कहते हैं कोटी ऊन। उसके बाद टैगलॉक ऊन आ जाता है। टैगलॉक ऊन क्या होता है, तो टैगलॉक ऊन भी टूटे फूटे बदरंग से ऊन होते हैं। उनसे क्या बनता है, निम्न कोटि के ऊन बनता है, जैसे कालीन, दरियाँ इत्यादि बनाई जाती है। फिर बात कर लेते हैं हम क्या, मृत ऊन की, है ना। मृत ऊन यानी कि डेड ऊल। डेड ऊल क्या होता है, मरे हुए जानवरों से प्राप्त किया जाता है। और जैसे किसी दुर्घटना में कोई जानवर मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, ठीक है, या किसी किसी भी कारण से मर गया, तो इन जानवरों से प्राप्त किया जाता है, तो उसको क्या कहता है, मृत ऊन कहा जाता है ना। तो इस प्रकार हमने ऊन की कितनी श्रेणी देखी। पहले हमने देखा मेमने का ऊन। जो मेमने का ऊन सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है और 8 महीने के मेमने से ऊन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। बस इसमें याद रखिए कि जो आपका अवस्था क्या होती है, यानी कि मेमने की अवस्था क्या होगी, उस वक्त 8 महीने की होगी। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है ना कि मेमने से ऊन प्राप्त करने के समय मेमने की अवस्था क्या होती है, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने या फिर 1 साल, तो 8 महीने, ठीक है। तो और मेमने का ऊन क्या होगा, सबसे बेस्ट क्वालिटी का ऊन माना जाता है। क्यों, क्योंकि वो अपरिपक्व अवस्था में उनकी बच्चे होते हैं तो मुलायम ऊन होता है। नेक्स्ट हो गया होगेट ऊन के बारे में हमने पढ़ा। होगेट ऊन क्या होता है, जब जानवर से क्या होता है कि जब जानवर की आयु कितनी होती है, 12 से 14 महीने की हो जाती है, तो उनसे जो प्राप्त की जाती है ऊन वो मजबूत होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी के गुण होता है, उसमें मतलब प्रत्यस्थता और प्रतिस्कंदता के गुण पाए जाते हैं। जो ऊन की क्वालिटी मतलब अच्छी होती है, बेस्ट होती है, उसमें सारे जो ऊन की क्वालिटी होती है, उनकी जो विशेषता होती है वो सारे उसमें पाए जाते हैं। किसमें, होगेट ऊन में। वर्जिन ऊन यानी कि पहली बार जो ऊन जानवर से जब ऊन प्राप्त किया जाता है तो उसको वर्जिन ऊन कहते हैं। विदर ऊन, जब दूसरी बार जानवर से ऊन प्राप्त किया जाएगा तो उसको विदर ऊन कहते हैं। खींची हुई ऊन यानी कि जो जानवर मांस के लिए पाला जाता है उनसे जो मशीनों के द्वारा ऊन खींच लिया जाता है, केमिकल के प्रोसेस के द्वारा, उसको खींची हुई ऊन कहते हैं। कोटी ऊन, कोटी ऊन का तात्पर्य होता है कि जो विपरीत कंडीशन में, विपरीत जलवायु में जो जानवर पाले जाते हैं तो उनसे प्राप्त जो ऊन होता है उसको कोटी ऊल कहते हैं, है ना। कोटी ऊल कैसे होंगे, गंदे, मटमैले, उलझे हुए। तो इसमें निम्न श्रेणी की जो है वह चीज़ें बनेंगी, दरी, कालीन, नमदा वगैरह का निर्माण इससे होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टैगलॉक ऊन की। टैगलॉक ऊन क्या होगा, टैगलॉक ऊन भी उससे निम्न कोटि के क्या होते हैं, वस्तुएं बनती हैं, है ना। टूटे फूटे से बदरंग से ऊन होंगे, उसे कालीन, दरी आदि, गलीचे इत्यादि बनाए जाते हैं। मृत ऊन का मतलब, डेड ऊल मतलब कि जो जानवर मर चुके हैं उनसे जो ऊन प्राप्त किया जाएगा मृत अवस्था में, तो उसको डेड ऊल कहते हैं। समझ में आई बात। अब हम बात कर लेते हैं कि आगे का टॉपिक हम देखते हैं क्या है। तो आपके आगे का टॉपिक है ऊन की श्रेणी, ठीक है। ऊन की श्रेणी, ऊन की जो क्वालिटी होती है उसके आधार पर उसको श्रेणीबद्ध किया जाता है। अगर श्रेणी की बात कर लें तो ऊन को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है ना। ऊन को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिसको कि प्रथम जो श्रेणी है उसको क्लास 1 श्रेणी कहते हैं। क्लास 1 श्रेणी में क्या होती है, जो ऊन की लंबाई होती है उसमें लंबाई 1 से 5 इंच होती है। कितनी होती है,
1 से 5 इंच की लंबाई होती है। और इसमें क्या होंगे, इसमें सल्कों की संख्या, जो सल्क होते हैं, सल्क मतलब क्या है, आपके जो ऊन, आप आगे पढ़ेंगे ऊन का उसमें 3 लेयर होते हैं ऊन में, है ना। तो ऊन में 3 लेयर होते हैं, और सबसे जो ऊपरी जो लेयर होता है उस पर सल्क होते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलिपिंग यानी एक दूसरे के ऊपर ऐसे होते हैं। जैसे आपने मछली देखा होगा तो कैसे सल्क होते हैं उसमें, मछली पे ऐसे ऐसे करके ओवरलिपिंग करके आते हैं ना, जिसको कि आप लोग जब मछली जो भी कोई खाता होगा तो ऐसे करके सल्क होते हैं, उसको रगड़ रगड़ के लोग निकाल लेते हैं खाने से पहले। तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं सल्क। तो ऊन में जो अगर सल्क की संख्या कितनी होती है, तो 1 हजार से 3 हजार तक की, है ना। प्रथम श्रेणी का जो ऊन होगा उसमें सल्क की संख्या कितनी होगी, सल्क की संख्या 1 हजार से 3 हजार तक होती है। और ये ऊन कैसे होंगे, तो ये लंबाई में अच्छे होते हैं, लंबे होते हैं, लचीला होता है और मजबूत होता है। सेकेंड श्रेणी की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड श्रेणी का जो ऊन होगा उसको क्लास 2 ऊन कहते हैं। और इस श्रेणी की में जानवर से दूसरी जो आपका मतलब जानवर से दूसरी बार नॉट बात, दूसरी बार किसी भी जानवर से जब दूसरी बार प्राप्त की जाती है ऊन, उसको हम तो पहले क्या समझ चुके हैं कि उसको हम क्या कहते हैं, जब किसी जानवर से हम दूसरी बार ऊन प्राप्त करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको वीदर ऊन कहते हैं, है ना। तो ये वीदर जो ऊन है वो सेकंड श्रेणी का ऊन माना जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सेकंड श्रेणी का ऊन माना जाता है। इसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसकी लंबाई 4 इंच तक होती है। जो फर्स्ट श्रेणी का ऊन था उसकी लंबाई कितनी होगी, उसको 1 से 5 तक की उसकी लंबाई इंच होती है। और फर्स्ट श्रेणी का ऊन कौन कौन सा माना जाएगा, तो आपका जो मेमने का ऊन था, जो होगेट ऊन था, वो फर्स्ट श्रेणी का ऊन माना जाएगा। उसमें सल्क अधिक होंगे, है ना। सल्क अधिक होंगे तो क्या होता है, वो ज़्यादा गर्मी प्रदान करता है। दूसरी श्रेणी को हम क्लास 2 के नाम से भी जानते हैं। ये वीदर ऊन होते हैं, और जिस लंबाई क्या होती है, 2 इंच से लेके 4 इंच तक इसकी लंबाई होती है। और सल्कों की संख्या क्या होगी, क्लास 1 के जो ऊन होते हैं उससे कम होगी, इजंट इट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तृतीय क्लास यानी कि क्लास 3 की। इसमें मरी हुई भेड़ों से ऊन प्राप्त किया जाता है। और इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, तो लंबाई 4 से 18 इंच, 4 से क्या हो जाती है, 18 इंच लंबाई हो जाती है। समझ में आई बात। उसके बाद चतुर्थ श्रेणी की बात कर लेते हैं। तो 1 से 16 इंच इसकी लंबाई होती है। और जैसे जैसे आपके क्लास डाउन अब बढ़ते जाते हैं, यानी कि प्रथम श्रेणी में सल्क की संख्या अधिक होगी, द्वितीय श्रेणी में सल्कों की संख्या उससे कम होगी, तृतीय में और कम होगी, और चतुर्थ में बिल्कुल सल्कों का अभाव होता है। तो वैसे जो वस्त्र क्या होते हैं, गर्मी प्रदान नहीं करते हैं, ठीक है ना, सल्क ही नहीं है उसमें, और जो आप तो क्या होगा उसमें गर्मी प्रदान वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ऊनी जो रेशे हैं उनके निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी। ऊनी रेशे की निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, तो ऊनी रेशे के निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या करेंगे, जानवर से बालों की कटाई करेंगे। क्या करेंगे, बालों की कटाई करेंगे, जिसको क्या कहते हैं, जिसको सियरिंग कहा जाता है, ठीक है। जानवर से, जिस जानवर से बाल प्राप्त करना है उससे क्या होगी, उसके बालों की कटाई की जाएगी। और बालों की कटाई भी हमेशा नहीं की जाती है, साल में कुछ ऐसे मौसम होते हैं जब साल में 2 बार ही बाल की कटाई की जाती है, ठीक है। ऊन के निर्माण के लिए सबसे पहले जानवरों के शरीर से क्या कहते हैं, बाल को काटा जाता है। इस अवस्था में क्या होते हैं, बाल जब चूंकि जानवर के शरीर पे बाल क्यों क्यों होते हैं, उनको गर्मी प्रदान करने के लिए, उनके शरीर की रक्षा करने के लिए होते हैं, ठीक है। हम मनुष्य अपने स्वार्थ में उनके बालों से कपड़े बनाते हैं, है ना। कुछ उनको हमारे फायदा के लिए हम कपड़े बनाते हैं, उसको उससे बाल निकालते हैं। तो क्या होता है, जब चूंकि जानवरों के लिए वो बाल, प्रकृति ने जानवरों के लिए वो बाल बनाई हुई है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए बनाई है। तो जानवर तो जैसे तैसे भी रहेंगे, तो जैसे तैसे वो किसी तरीके से रह सकते हैं ना, वो जानवर हैं। तो उनके बाल क्या होते हैं, इस अवस्था में फंसे हुए होते हैं, एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं, चिपके होते हैं, ठीक है। चिपके होते हैं, क्यों चिपके होते हैं, क्योंकि उनमें एक प्राकृतिक गोंद पाई जाती है, ठीक है। प्राकृतिक एक गोंद नहीं, प्राकृतिक तैलीय पदार्थ पाई जाती है, कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, कुछ ग्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपस में चिपके होते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होगा, ऊन निर्माण के लिए, सबसे पहले ऊन निर्माण के लिए बालों की कटाई होगी, यानी कि जानवर की बालों की कटाई होगी, जिसको क्या कहते हैं, जिसको सियरिंग कहते हैं। आप इंग्लिश के वर्ड को भी ध्यान देंगे अगर आप कंपटिटिव वे से तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आजकल ट्रेंड हो गया है कि इंग्लिश के वर्ड को भी हिंदी में लिख देंगे, यानी कि हिंदी में सियरिंग करके लिख देंगे, ठीक है। लेकिन आपको इंग्लिश का वर्ड याद रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला प्रोसेस क्या है, सियरिंग है, ठीक है। सियरिंग में क्या किया कि बालों की कटाई की गई, जानवर से बालों की कटाई की गई। नेक्स्ट प्रोसेस क्या किया गया, तो नेक्स्ट उसके बाल जब काट लिए गए जानवर से, तो फिर उसकी छटाई की जाती है। उसको क्या कहते हैं, उसको ग्रेडिंग कहते हैं। सियरिंग के बाद ग्रेडिंग की प्रक्रिया की जाती है। ग्रेडिंग में क्या होता है, गुणवत्ता के आधार पर बालों को छांट लिया जाता है।
है ना, गुणवत्ता के आधार पर क्या किया जाता है, बालों को छाट लिया जाता है। आप जानते हैं कि एक ही जानवर के विभिन्न बॉडी पार्ट से, अलग अलग पार्ट से अलग अलग प्रकार के रेशे प्राप्त होंगे, बाल प्राप्त होंगे। तो एक ही भेड़ के शरीर से लगभग 15 से 20 श्रेणी का, यानी कि 15 से 20 प्रकार के बाल प्राप्त होते हैं, ऊन प्राप्त होते हैं। तो उनकी कहीं अगर गले से बाल निकाल रहा है तो उसकी क्वालिटी अलग होगी, उसके पीठ से बाल निकाल रहा है तो उसकी क्वालिटी अलग होगी, उसके पेट से बाल निकाल रहे हैं तो उसकी क्वालिटी अलग होगी, उसके फेस से निकाल रहे हैं तो उसकी क्वालिटी अलग होगी, उसके शरीर के पिछले भाग से निकाल रहे हैं तो उसकी क्वालिटी अलग होगी, उसके पैरों से बाल निकाल रहे हैं तो उसकी क्वालिटी अलग होगी, है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही भेड़ से, एक ही जानवर से हम 15 से 20 श्रेणी के ऊन प्राप्त करते हैं। तो फिर अगर 15 से 20 श्रेणी के ऊन प्राप्त हो रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि उसकी हम क्वालिटी के आधार पर उसको अलग अलग करेंगे, है ना, तब उससे वस्त्र बनेगा। अगर सबको एक ही में मिला देंगे तो वो सही बात नहीं है। तो क्या किया जाता है, उसकी गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग फिर किया जाता है, ठीक है। उसको क्या कहता है, उसको ग्रेडिंग कहा जाता है, ग्रेडिंग की जाती है, ग्रेड किया जाता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। जैसे हम पढ़ते हैं तो ग्रेडिंग देते हैं ना, अच्छे जिसके मार्क्स होते हैं उसको ए ग्रेड, उसके बाद जो मार्क्स होते हैं बी ग्रेड, उससे मार्क्स होते हैं सी ग्रेड, उसके बाद लास्ट में डी ग्रेड, उसके बाद फेल। तो उसी प्रकार गुणवत्ता के आधार पर यहाँ पे ग्रेडिंग की जाएगी। सबसे पहले काम क्या क्या किया जाएगा, तो बालों की कटाई, उसको क्या कहते हैं, उसको शेयरिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है ग्रेडिंग, समझ गए आप। उसके बाद आपने गुणवत्ता के बाद छाट लिया, फिर क्या किया जाता है, ग्रेडिंग किए हुए फिर सॉर्टिंग की जाती है, यानी कि ग्रेडिंग किए हुए ऊन को उसकी फिर अलग अलग कर लिया गया गुणवत्ता के आधार पर, फिर लंबाई के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना कि छोटे ऊन भी होंगे उसकी क्वालिटी वैसी होगी, बड़े ऊन होंगे उसकी भी क्वालिटी अच्छी होगी। तो पहले तो सबको छोटे बड़े को अलग अलग कर लिया गया क्वालिटी के आधार पर, फिर लंबाई के आधार पर छाटे जाएंगे तो उसको क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहा जाता है। ग्रेडिंग किए हुए ऊन को लंबाई और उनकी बारीकी मजबूती के आधार पर छटाई की जाती है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है सॉर्टिंग, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वॉशिंग एंड श्योरिंग, यानी कि धोएंगे। जब बाल को छाट लिया गया लंबाई के आधार पर, और उसके छोटे जो छोटा है और लंबा उसको अलग अलग कर लिया गया, उसको फिर धोया जाएगा। ऊन को क्या किया जाएगा, ऊन को स्वच्छ साफ करके उसको बार बार धोया जाएगा। धोने के लिए रसायन से शुद्धि की जाती है, इसको इसको कहा जाता है कार्बोनाइजिंग। पहले साफ पानी से धोया गया, पानी में क्षार को मिलाया गया, यानी कि अल्कलाई को मिलाया गया, वो भी कैसा, माइल्ड, है ना, या डाइल्यूटेड फॉर्म में। डाइलेटेड फॉर्म में उसको धोया गया, कई बार धोया गया, उसको साफ किया गया, फिर क्या किया जाएगा, रसायन से धोया जाएगा, रसायन का शुद्धिकरण किया जाएगा, जिसको कार्बोनाइजिंग कहते हैं। कार्बोनाइजिंग में ये पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। और कार्बोनाइजिंग में क्या यूज़ करते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धोया जाता है जो है ना, आपके वो भी डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक अम्ल, डाइल्यूटेड यानी कि बहुत ही हल्का, बहुत ही माइल्ड, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक अम्ल और डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से इसको क्या किया जाएगा, साफ किया जाएगा। नेक्स्ट, साफ होने के बाद उसको उसको सुखाया जाएगा, फिर उस पर तेल की हल्की सी ग्रीसिंग की जाएगी, यानी कि उनको साफ करके सुखा लिया जाता है। सूखने के बाद वो कड़े हो जाएंगे, ठीक है। धो रखा है तो सूखने के बाद क्या हो जाएंगे, कड़े हो जाएंगे। अब इन पे क्या किया जाता है, जैतून के तेल लगाकर इनको मुलायम किया जाता है, ताकि उस पर आगे की प्रक्रिया की जा सकती है। उसको क्या कहते हैं, डाइंग एंड ऑयलिंग। डाइंग एंड ऑयलिंग के बाद फिर ब्लेंडिंग की जाएगी। सब उसको सुखा लिया गया, उसको ऑयलिंग कर ली गई। अब सभी को क्या किया जाएगा, एक ही जानवर से जो ऊन प्राप्त हुई है कई श्रेणी की, उनको क्या किया जाएगा, मिलाया जाएगा ताकि विभिन्न प्रकार के ऊन के मिश्रण से ऊनी वस्त्रों में मजबूती आ जाती है ना। अगर सिर्फ छोटे छोटे ऊन से बनाएंगे वस्त्र तो क्या हो, वो कमज़ोर वस्त्र होंगे, है ना। आपको हम पहले पढ़ा चुके ना, आपको स्टेपल और ये स्टेपल और फिलामेंट के बारे में। तो बिल्कुल स्टेपल से ही बनाएंगे, छोटे छोटे जो रेशियो हो जाएंगे वो स्टेपल हो जाएंगे। तो उनसे बनाएंगे तो क्या होंगे, कमज़ोर वस्त्र होंगे। तो इसलिए क्या किया जाता है, उसको फिर ब्लेंड किया जाता है, आपस में मिलाया जाता है। लंबे और छोटे उनको तो छांटा गया, फिर उसको धोया गया, फिर उसको क्या किया, रसायन से धोया गया, है ना। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धोया गया। उसके बाद सुखा के सुखाया गया, और फिर क्या किया था, उसको मिला लिया जाता है आपस में, ठीक है। सुखाने के बाद सुखाया गया, उस पर ऑयलिंग की गई। उसके बाद क्या किया जाएगा, अब इसको आपस में मिला लिया जाएगा। मिलाया क्यों जाएगा, क्योंकि विभिन्न श्रेणी से जो ऊन प्राप्त हुए हैं मिलाने से थोड़ी सी क्या आएगी, आपस में मजबूती आएगी, और वस्त्र की क्या होता है, मूल्य भी कम हो जाते हैं। अगर सिर्फ छोटे वस्त्रों से बनेंगे वस्त्र तो उनमें मजबूती नहीं रहेगी, ठीक है। और सिर्फ महंगे से बनेंगे तो मजबूती तो रहेगी, पर क्या होगा, वो काफ़ी महंगे हो जाएंगे, वस्त्र क्या होंगे, काफ़ी महंगे हो जाएंगे। तो मिलाने से क्या होता है, मिक्सिंग करने से एक तो वस्त्र में मजबूती आती है, दूसरी क्या होती है, उसके मूल्य की में कमी आ जाती है।
फिर नेक्स्ट प्रक्रिया क्या होगी, रेशो को आपस में मिला लिया गया, अब इनकी कॉर्डिंग की जाएगी यानी कि धुनाई की जाएगी। 8वां जो स्टेप है आपका, तो रेशो की धुनाई की जाएगी, कॉर्डिंग की जाएगी। रेशे के प्रयोग के आधार पर ऊनी वस्त्रों को दो रेशे जो होते हैं, ऊन जो प्राप्त होता है उसे हम दो प्रकार के वस्तु बनाते हैं। एक को ऊनी वस्त्र बनाते हैं, दूसरा वस्टेड वस्त्र बनाते हैं। ठीक है, ऊनी जो वस्त्र होता है उनकी जो प्रोसेस थोड़ी सी बहुत स्टेप्स उसको हटा देते हैं। जैसे कि ऊनी जो वस्त्र होगा आपकी सॉर्टिंग के बाद सीधे कार्डिंग की प्रक्रिया हो जाएगी, फिर आपकी क्या हो जाएगी, स्पिनिंग होगी, वीविंग होगी, सारी प्रक्रिया उसमें नहीं करते हैं, ऑयलिंग वगैरह ये सब नहीं किया जाता है। ठीक है, कार्बोनाइजिंग नहीं किया जाएगा। तो और जो वस्टेड वस्त्र होता है वो महंगे वस्त्र होते हैं, मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उन पर बहुत सारे स्टेप्स की जाती है। जितने भी स्टेप्स है, जितने भी ऊन निर्माण में है, जैसे कि शेयरिंग की जाएगी, ग्रेडिंग की जाएगी, सॉर्टिंग की जाएगी, वॉशिंग की जाएगी, साउरिंग की जाएगी, कार्बोनाइजिंग की जाएगी, ड्राइंग, ऑयलिंग, ब्लेंडिंग, गार्डिंग, कॉम्बिंग, ड्राइंग, रोलिंग, स्पिनिंग, वीविंग सभी किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धुनाई की प्रक्रिया सिर्फ रेशे के प्रयोग के आधार पर जाती है, यानी कि उस रेशे से आप कैसे वस्त्र बनाएंगे, तो उसी पर अगर उनकी धुनाई की जाती है। अगर आप वस्टेड वस्त्र बना रहे हैं तब तो धुनाई की जाएगी। ऊनी वस्त्र बनाते हैं तो ऊनी वस्त्रों की धुनाई करते समय क्या किया जाता है, रोलर से काम लिया जाता है, जिससे रेशे कुछ कुछ समांतर हो जाते हैं, उन्हें पूरी तरह से समांतर नहीं किया जाता है। जो ऊनी जो वस्त्र होते हैं उनसे जो उनको करने के लिए पूरी तरह से रेशे को क्या किया जाता है, समांतर नहीं किया जाता है, और कुछ उस दूर पर क्या होता है, मोटे और रोएदार होते हैं। जबकि जो वस्टेड वस्त्र होता है उस पर धुनाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इसके जो रेशे होते हैं पूरी तरह समांतर किया जाता है, चिकना किया जाता है, पूरी तरह समांतर और चिकना बनाया जाता है, और इसमें रोए नहीं होते हैं। जो ब्रस्टेड जो वस्त्र होते हैं इसमें क्या होता है, जो ब्रस्टेड जो वस्त्र होते हैं उसमें रोए नहीं होते हैं, और उस पर क्या किया जाता है, धुनाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। ब्रस्टेड वस्त्र पर धुनाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, इन्हें पूरी तरह से समांतर किया जाता है, चिकना बनाया जाता है, और रोए नहीं होते हैं। ब्रस्टेड वस्त्र कहते होते हैं महंगे होते हैं, जैसे कोट वगैरह बनते हैं, महंगे स्वेटर्स बनते हैं, तो ये क्या होते हैं, ब्रस्टेड वस्त्र, मुलायम जो चिकने होते हैं, महीन धागों का प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या होते हैं, वो ब्रस्टेड वस्त्र होते हैं। जबकि जो ऊनी वस्त्र होता है, ऊनी वस्त्र पर ज़्यादा धुनाई की क्रिया नहीं की जाती है, और कहीं कहीं पे हल्की सी धुनाई करके उन्हें पूरी तरह से समांतर भी नहीं किया जाता है, मतलब पूरी तरह से सिमिलर नहीं किया जाता है। कहीं कहीं वो मोटे होते हैं, कहीं रोएदार होते हैं, इस प्रकार से ऊनी वस्त्रों की बुनाई होती है। नेक्स्ट हो गया कंघी करना, यानी कि जो वस्टेड वस्त्र होते हैं उन पर कंघी की जाती है, जो आपके ऊनी वस्त्र होते हैं उस पर कंघी नहीं की जाती है। यानी कि जो आपके महीन धागे जिससे बनाने होते हैं, ऊन से महीन धागे बनाने होते हैं, उस पर क्या किया जाएगा, उसको व्रस्टेड वस्त्र कहते हैं। तो व्रस्टेड वस्त्र बनाने के लिए रेशों को सीधा और समानांतर किया जाता है, तो और उसको क्या किया जाएगा, सीधा समानांतर करने के लिए उस पर कॉम्बिंग की प्रक्रिया की जाएगी। ऊनी वस्त्र बनाने के लिए रेशों पर कंघी करना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, फिर ये खींचने के लिए क्या किया जाता है, अब रेशो को लंबा कंघी कर लिया गया, स्मूथ कर लिया गया, समांतर कर लिया गया, अब उसको किया जाएगा, खींचा जाएगा। रेशो को खींचकर उसकी पुनियाँ बनाई जाती है, और इस पर थोड़ी थोड़ी बहुत बटाई भी कर जाती है, और ये केवल किस पे होता है, तो केवल ब्रस्टेड वस्त्र पर ही किया जाता है। ठीक है, केवल ब्रस्टेड वस्त्र पर ही किया जाएगा। आगे हम आपको एक फिगर दिखलाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि ब्रस्टेड जो वस्त्र होते हैं उस पर कितनी प्रक्रिया की जाती है, और आपके जो ऊनी वस्त्र होते हैं उस पर कितनी प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, खींचने के बाद क्या होगा, घुमाना होगा, यानी कि रोलिंग की जाएगी, उसमें हल्का सा बटाई दिया जाएगा। अब रेशों पर हल्का सा बुटाई देकर घुमाव दिया जाएगा ताकि उसमें मजबूती आ जाती है। ठीक है, घुमाना समझ लिए रोलिंग को, यानी कि हल्का सा उसमें बटाई दी जाएगी। ठीक है, ताकि उस पर थोड़ी सी मजबूती आ जाती है। फिर कताई की जाएगी, यानी कि स्पिनिंग होगी। अब बटे हुए रेशों से धागा निर्माण का कार्य होगा। कताई का काम भी सिर्फ वस्टेड वस्त्रों के लिए की जाती है। ठीक है, और जो वस्टेड वस्त्र होते हैं उन्हीं के लिए कताई का काम किया जाता है। और कताई किस पे होती है, तो म्यूल फ्रेम पे। ऊनी वस्त्रों की कताई, इसको ध्यान में रखिएगा कि ऊनी वस्त्रों की कताई, कताई नहीं कताई, ऊनी वस्त्रों की कताई किस पे होगी, तो आपके म्यूल फ्रेम पे होगी। कौन से फ्रेम पे, म्यूल फ्रेम। हम फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कितने प्रकार के फ्रेम होते हैं। यहाँ समझ लीजिए बस कि ऊनी वस्त्र की जो कताई होती है वो म्यूल फ्रेम पे होती है, तथा वस्टेड जो वस्त्र होते हैं, जो मुलायम चिकने वस्त्र होते हैं, उनकी कताई किसी पर भी होगी। ठीक है, इसके बाद बुनाई होगी। ऊनी वस्त्रों की बुनाई सादी अथवा ट्यूल बुनाई से की जाती है। ये भी बुनाई के प्रकार हैं। हम जब बुनाई पढ़ेंगे, वीविंग पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे वीविंग बहुत प्रकार की होती है। तो ऊनी वस्त्र की बुनाई कैसे होगी, सादी अथवा ट्यूल बुनाई से की जाती है। लेकिन जब वस्टेड वस्त्र की बात करेंगे तो उसकी बुनाई सिर्फ ट्यूल बुनाई से की जाती है।
ठीक है, सिर्फ ट्यूल बुनाई से ही बनते हैं वस्टेड वस्त्र। ऊनी वस्त्रों के निर्माण में धागों की संख्या कम रखी जाती है, और धागों की संख्या कम रहेगी तो जालीदार, फूजीदार बनेंगे, रोएदार होंगे। ठीक है, लेकिन जो वस्टेड वस्त्र होते हैं उनमें धागों की संख्या अधिक होती है, और उससे संख्या अधिक होगी और वस्त्र चिकने, मुलायम और मजबूत बनते हैं। नेक्स्ट है विरंजक की बात, यानी कि ब्लीचिंग करेंगे। तो रेशो को पूरी तरह से साफ करने के लिए इस पर क्या की जाती है, इस पर ब्लीचिंग की प्रक्रिया की जाती है। रेशो को साफ करने के लिए इस पर क्या की जाएगी, ब्लीचिंग की प्रक्रिया की जाएगी। फिर रंगाई की जाएगी, अपने मन माफिक रंग में उसको रंग लिया जाएगा, लेकिन रंगने के लिए इन्हें आम्लिक रंग में ही रंगा जाता है, एसिडिक रंग में ही इसको रंगा जाता है। फिर परिसज्जा की जाएगी, यानी कि फिनिशिंग की जाएगी। फिनिशिंग क्यों की जाती है, वस्त्र में कुछ दोष है तो दोष को छिपाने के लिए क्या किया जाएगा, उस पर पेंटिंग टेंटिंग की जाएगी। जैसे कि हम घर को घर बन जाता है, मान लो बिल्डिंग बनी, ठीक है, अभी सीमेंट सा दिख रहा है तो उस पर हम पेंट लगा देते हैं, वाइट वॉशिंग कर देते हैं तो कितना सुंदर दिखने लगता है। उसी पर उसी में जो कमियां होती हैं, कहीं होल वगैरह होता है तो उसमें पुट्टी वुट्टी भर के उसको हम फिनिश कर देते हैं। तो उसी प्रकार जो परिसज्जा से, किसी भी परिसज्जा से क्या होता है, वस्त्र को उसकी कमियों को छुपा के, उसके दोष को छुपा के उसको उसकी क्वालिटी को इन्हेंस की जाती है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाई जाती है। तो परिसज्जा क्या होती है, परिसज्जा की जाती है। जैसे कि रोए हैं तो रोए को काट दिया जाएगा, रेशों की गांठ को काट दिया जाएगा और उसको आयरन कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से परिसज्जा की जाती है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, ये हमने क्या देखा, ऊन उत्पादन का क्रम था। ऊन उत्पादन के क्रम में पहले हमने क्या कहा कि सबसे पहले शेयरिंग की गई, यानी कि बालों की कटाई, फिर ग्रेडिंग यानी कि गुणवत्ता के आधार पर उसको छाटा गया, फिर सॉर्टिंग यानी कि उसकी फिर छटाई की गई, फिर वॉशिंग की गई, उसको धोया गया, फिर सॉरिंग यानी कि उसको केमिकल से शुद्धिकरण किया गया, रासायनिक शुद्धिकरण किया गया, कार्बोनाइजिंग की गई, उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल से शुद्धिकरण किया गया, फिर उसको सुखाया गया, ड्राइंग, फिर ऑयलिंग की गई, है ना, उस पर तेल लगाया गया, फिर ब्लेंडिंग की गई, उसको मिलाया गया, फिर कॉर्डिंग की गई, कॉर्डिंग मीन्स धुनाई किया गया, फिर कॉम्बिंग, धुनाई के बाद उसको कंघी करके सीधा किया गया, फिर उसको ड्राइंग की गई यानी कि खींचा गया, रोलिंग, उसको घुमाया गया, उसमें बट्टियाँ दी गई, ठीक है, और फिर क्या किया गया, स्पिनिंग यानी कि कताई की गई, ऊनी धागे प्राप्त किए गए, तब वीविंग यानी कि बुनाई हुई, फिर फिनिशिंग यानी कि परिसज्जा की गई। तो ये इतनी सारी जो प्रक्रिया होती हैं, ये किसे ऊन उत्पादन का स्टेप होता है। अब हम देख लेते हैं, जो बात कर रहे हैं वस्टेड जो वस्त्र होता है और ऊनी वस्त्र, उसमें कौन कौन सी ऊनी वस्त्रों पे तो सारी प्रक्रिया की जाएगी, जितने भी स्टेप्स हैं, जितने भी हमारे स्टेप्स हैं वो सभी, यानी कि 16 जो स्टेप्स हैं, 16 स्टेप हैं यहाँ पे आपको दिख पा रहे हैं ना, जो हमने 16 स्टेप की यहाँ पे चर्चा करी 1 से 16, तो ये सारे की सारे वस्टेड वस्त्रों पे परिचर्या की जाती है। लेकिन जब हम ऊनी वस्त्रों की बात करते हैं तो ऊनी वस्त्रों पे सारी प्रक्रिया नहीं की जाएगी। ऊनी वस्त्रों पर क्या किया जाएगा, एक फिगर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, एक ये फिगर है, वूल प्रोसेसिंग, है ना, फ्लीस से फैब्रिक, फ्लीस यानी कि जो ऊन का आपको जानवर से जो बाल प्राप्त हुए हैं उसको फ्लीस कहते हैं। तो आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे 2 प्रकार के, जो आप यहाँ पे हमें फ्लीस प्राप्त हुआ, है ना, वो हमें जानवर से क्या रेशे प्राप्त हुए, ऊन प्राप्त हुआ, बाल प्राप्त हुआ। तो वूलन प्रोसेस यानी कि ऊनी वस्त्र बनाने के और यहाँ पे वस्टेड वस्त्र बनाने के, यानी कि चिकने, मुलायम, महंगे जो वस्त्र होते हैं उस पे। तो ऊनी जो वस्त्र बनता है उसमें रेशों की मात्रा कम होती है, क्या होगी, कम होगी रेशों की मात्रा, और जो वस्टेड वस्त्र होते हैं उसमें ज़्यादा होती है, रेशों की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। फिर क्या होगा, कौन कौन से जो प्रोसेस होते हैं आपके, जो वस्टेड वस्त्र होते हैं उसके निर्माण में तो सारे 16 प्रोसेस इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि हमें बेस्ट क्वालिटी का मुलायम महंगा कपड़ा बनाना होता है, ऊनी कपड़ा। लेकिन जो वूलन प्रोसेस होता है, वूलन जो कपड़े होते हैं उसमें क्या होता है, तो उसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमें क्या हुआ, बाल प्राप्त हुआ, बाल में क्या किया गया, वूलन प्रोसेस में हम सीधे क्या करेंगे, सॉरिंग करेंगे, सॉरिंग की स्टेप आ जाती है। सॉरिंग क्या होता है, यानी कि छटाई की जाती है, बाल जानवर से बाल प्राप्त हुए, फिर उसकी क्या की, छटाई कर ली गई, छटाई के बाद उसके बाद क्या किया जाएगा, उसकी कार्डिंग कर दी जाएगी, यानी कि धुनाई कर दी जाएगी, बाल प्राप्त हुए, बाल की छटाई की गई, उसके बाद धुनाई कर दिया गया। फिर इसमें कॉम्बिंग वगैरह नहीं होती है, ना कॉम्बिंग, ना ड्राइंग, ना रोलिंग, कुछ नहीं होगी। फिर सीधे स्पिनिंग कर दी जाएगी, यानी कि स्पिनिंग मतलब क्या होता है, कताई की जाएगी, कताई, और उसके बाद थोड़ी सी ट्विस्ट दे दी जाएगी, हल्की सी ऐठन दे दी जाएगी, और उससे क्या किया जाएगा, फिर वस्त्र बना लिया जाता है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो उलन वस्त्र बनते हैं, ऊनी वस्त्र बनते हैं, उस पर सारी प्रक्रिया नहीं की जा रही है। सीधे आप क्या बात कर रहे हैं, तो सीधे जब जानवरों से हमें बाल प्राप्त हुआ तो उसके बाद हम सीधे क्या कर लेते हैं, सॉर्टिंग की प्रक्रिया कर लेते हैं, यानी कि छटाई कर लेते हैं। हम उसकी शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ग्रेडिंग नहीं कर रहे हैं,
ठीक है। हमें जानवर से बाल प्राप्त हुआ तो हमने ग्रेडिंग नहीं करी, हमने सीधे क्या कर दिया, सीधे हम छटाई कर ले रहे हैं, बिना ग्रेडिंग किए ऐसे छटाई कर लिया। फिर हमने ना वॉशिंग किया, ना हमने कार्बोनाइजिंग किया, ड्राइंग ऑयलिंग कुछ भी नहीं किया, ब्लेंडिंग कुछ भी नहीं किया। उसके बाद हम सीधे कहाँ आ गए, हम कार्डिंग पे आ गए, यानी कि धुनाई, छटाई के बाद सीधे धुनाई कर दिया, ठीक है। और धुनाई के बाद फिर हमने ना कॉम्बिंग किया, ना ड्राइंग किया, ना रोलिंग किया, सीधे हम स्पिनिंग पे आ गए। स्पिनिंग कर दी गई, यानी कि कताई की गई, थोड़ी सी ट्विस्ट दे दी गई, ठीक है। अब ट्विस्ट के बाद क्या होगा, कि हम सीधे उसको क्या कर लेंगे, फैब्रिक जो भी हमें बनाना है फैब्रिक, उसका निर्माण कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे कारपेट वगैरह बना लिया गया, कारपेट, लमदा, कंबल वगैरह ये सब बना लिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हमें वस्त्र बनाना होता है, ब्रस्टेड वस्त्र बनाना होता है, तो सारी प्रक्रिया की जाती है। ऊन हमें प्राप्त हुआ तो यहाँ पे तो सीधे स्कोरिंग दिया गया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पहले ग्रेडिंग भी की जाती है। ग्रेडिंग करने के बाद सॉर्टिंग की जाएगी, छटाई की जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर आपका वॉशिंग, सॉरिंग, इसमें सारे स्टेप्स नहीं यहाँ पे दिए हुए हैं, तो जितने भी स्टेप्स हैं, ठीक है। और जब आपको वस्टर्ड वर्क बनाना होगा तो ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, वॉशिंग, सॉरिंग, फिर कार्बोनाइजिंग, फिर ड्राइंग एंड रोलिंग, फिर ब्लेंडिंग, कार्डिंग, कॉम्बिंग, ड्राइंग, रोलिंग, स्पिनिंग, तब वीविंग की काम हो जाता है। तब ये कैसे वस्त्र बनेंगे आपके, फिर वस्त्र ऐसे इस प्रकार के बनवाएंगे, पहनने योग्य वस्त्र बनते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया होती है किसकी, ऊन उत्पादन, ऊन से जानवर के बाल से फैब्रिक निर्माण तक, ये सारी क्या है, स्टेप्स है, सारी प्रक्रिया है ना। ओके, अब हम आगे देख लेते हैं क्या, हम अब इसका देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने स्टेप्स देख लिया कि कैसे हम बना पा रहे हैं, हाँ, ऊन का निर्माण किस प्रकार से, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके। अब हम ऊन की विशेषताएं देखते हैं कि ऊन की क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहले हम संगठन की बात कर लेते हैं, कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। देखिए जो ऊन है इसमें किससे बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर पाया जाता है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर पाया जाता है, ठीक है। ऊन में किसका प्रधानता होती है, तो प्रोटीन की प्रधानता होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको प्रोटीन फाइबर भी कहते हैं, है ना। ऊन में प्रोटीन, एक प्रोटीन रेशा है, प्रोटीन फाइबर होती है। इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो इसमें कैरेटिन प्रोटीन पाई जाती है। ध्यान रखेंगे आप, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कैरेटिन प्रोटीन पाई जाती है। अब इस कैरेटिन, इस जो ऊन है इसमें कितनी ऑक्सीजन होती है, इसमें कार्बन कितना होता है सबसे पहले, तो कार्बन 50%, ठीक है। ऑक्सीजन की बात कर लें तो ऑक्सीजन यानी कि O2 25%, हाइड्रोजन कितना होगा, तो 0.7%, है ना। सल्फर 16, आपका सल्फर की बात 4%, नाइट्रोजन 16% पाया जाता है, ठीक है। कितना पाया जाता है, जो ऊन आपका रेशा है वो कैसा है, प्रोटीन रेशा है, प्रोटीन फाइबर है। और कौन सी प्रोटीन पाई जाती है इसमें, इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी, तो इसमें आपकी कैरेटिन प्रोटीन पाई जाएगी। और कार्बन कितना मिलेगा, 50%, ऑक्सीजन 25%, हाइड्रोजन 7%, नाइट्रोजन 16% और सल्फर 4% पाया जाता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसमें गंधक भी पाया जाता है ना, सल्फर भी पाया जाता है। ये एकमात्र ऐसा रेशा है जिसमें कि सल्फर भी पाया जाता है। समझ में आई बात, कि आप इसमें क्या क्या पाया जाता है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर पाया जाता है, ठीक है। तो ये और कैसा रेशा है, और प्रोटीन कौन सी होती है, इसमें केराटिन प्रोटीन होती है, केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ओके, ये आपकी इसका क्या था, कंपोजिशन था, संगठन था, कौन सा संगठन, भौतिक संगठन, फिजिकल, इसका विशेषताएं थी, है ना, कैरेक्टरिस्टिक थी, फिजिकल कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। अब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या होगी, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो कैसा देखेगा। अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं ऊन, तो इसमें हमें ऊन बेसिकली 3 परत में दिखाई देते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं क्यूटिकल, दूसरे को कॉर्टेक्स और तीसरे को मेंडुला। क्या कहते हैं, एक को क्यूटिकल कहते हैं, दूसरे को कॉर्टेक्स और तीसरे को मेंडुला। जो आपका क्यूटिकल होता है वो ऊन का जो, अगर देखिए ऐसे ऊन है, ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए ऊन है, ठीक है। इसमें बहुत सारे सल्क ऐसे ऐसे होते हैं, ओवरलिपिंग किए हुए सल्क होते हैं ऐसे ऐसे। तो जो बाहरी जो लेयर है ये हो जाएगा आपका क्यूटिकल लेयर, और फिर क्या हो जाएगा, जो बीच का लेयर होगा वो क्या होगा, मेंडुला हो जाएगा, ये कॉर्टेक्स हो जाएगा, और बाहरी जो लेयर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका मेंडुला लेयर हो जाएगा। तो ऊन में क्या होते हैं, 3 परत पाए जाते हैं। अगर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ऊन में क्या होते हैं, ऊन में 3 परत पाए जाते हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेंडुला, ठीक है। देखिए ऊन का रेशा अगर माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो कैसा दिखेगा, देखने में दिखेगा, आप देख पाएंगे माइक्रोस्कोप से तो टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, और ऐसे लिखेगा कि बहुत सारे उसमें सेल्स हैं, बहुकोशिकीय दिखेगा, तथा छोर पर नुकीला होता हुआ, यानी कि नीचे से तो आपका थोड़ा सा मोटा भी है, लेकिन ऊपर जाते हुए ऐसे छोर पे ऐसा क्या हो जाएगा, नुकीला बन जाएगा, ठीक है, छोर पे नुकीला दिखता है।
ऊनी रेशे में 3 परत होते हैं। पहली परत को क्या कहते हैं? क्यूटिकल, ठीक है। उसके बाद ये प्रथम और बाहरी परत होता है। पहली परत क्या है? प्रथम और बाहरी परत, इसको क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। और ये क्या होता है? ये आवरण है, ऊन का जो ऊपर का जो पोर्शन होता है, ऊन का आवरण होता है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। इसकी थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या होता है? थोड़ी थोड़ी दूरी पर फिर क्या होता है? ये क्यूटिकल क्या होता है? ओवरलिपिंग किए हुए सल्क्स होते हैं, है ना। ओवरलिपिंग किए हुए सेल्स चढ़े रहते हैं, इस पर सिल्क चढ़े होते हैं। मैंने बताया ना आपको, सिल्क ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे करके ना इस पर सिल्क ऐसे होते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर। और इसी सिल्क की वजह से क्या होता है? ये इसको गर्मी प्रदान करते हैं रेशे को, रेशे में गर्मी होती है। उनकी गुणवत्ता के आधार पर ये जो इन सल्क की संख्या होती है ना, वो अगर क्वालिटी के आधार पर, ऊन की क्वालिटी के आधार पर सल्क की संख्या कितनी होगी? तो 1000 से 4000 तक की सल्क की संख्या होती है। अब जैसी क्वालिटी की ऊन की होगी, अगर बहुत अच्छी होगी तो 4000 तक भी हो सकती है, बहुत खराब होगी तो 900 भी होती है, 1000 भी हो सकती है ना। तो इस प्रकार ऊन की जो गुणवत्ता होती है, जो क्वालिटी होती है, उसके आधार पर इसमें सल्कों की संख्या कम या अधिक होती है। और उसमें दांत से लगे होते हैं, ठीक है, आपस में वो चिपके रहते हैं। जो सल्क होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? चिपके रहते हैं। तो हम समझ रहे हैं कि हमारे जो ऊन है वो 3 लेयर में होता है। जो पहला बाहरी परत है, पहला और बाहरी परत, प्रथम और बाहरी परत, तो इसका आवरण होता है, उसको क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। पहले परत को क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। और इसी क्यूटिकल में क्या होते हैं? ये क्यूटिकल एक दूसरे पर चढ़े रहते हैं, ओवरलिपिंग होते हैं, ओवरलिपिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। और क्या होता है? कितनी एक ऊन में कितनी सेल्स की संख्या हो सकती है? तो लगभग 1000 से 4000 तक इसकी संख्या हो सकती है। ऊन की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉर्टेक्स की। तो जो कॉर्टेक्स है, ये ऊन का कौन सा लेयर है? तो सेकंड लेयर है ना। ये ऊन का दूसरा परत है, इसको मध्य परत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको मध्य परत भी कहते हैं, है ना। यह ऊन का मुख्य भाग होता है, जिसमें रेशे की मजबूती और लचीलापन आता है। इसी भाग में रेशे को रंग देने वाला मेलानिन भी होता है। आप जानते हैं ना कि जो मेलानिन है, जो हम लोगों में भी पाया जाता है। हम भी तो प्राणी ही हैं, हम भी तो एक प्रकार के जानवर ही हैं। और जो हमारे कलर, स्किन का कलर होता है, वो किसकी वजह से? किसी का वाइट होता है, किसी का कोई बहुत गोरा होता है, कोई डार्क कलर का होता है, कोई मध्यम उसका रंग साफ नहीं होता है। तो किसकी वजह से होता है? इस मेलानिन के वजह से तो होता है। तो ऊन का भी कलर क्या होता है? जो ऊन भी जानवर से प्राप्त होता है, तो जानवर ऊन में जो रंग देने का कार्य करते हैं वो मेलानिन करते हैं। ये ना, मेलानिन क्या है? मेलानिन एक कलर पिगमेंट होता है। क्या होता है मेलानिन? एक कलर पिगमेंट होता है, जो किसी भी जानवर में रंग देने का कार्य करते हैं। हम भी इंसान हैं, हम इंसान क्या है? जानवर ही हैं। तो किसी का सांवला रंग होता है, किसी का गोला होता है, किसी का काला होता है। तो ये क्या है? इसी पिगमेंट की वजह से। कौन सा पिगमेंट? मेलानिन की वजह से होता है। इंसानों के कलर भी मेलानिन की वजह से ही काले गोरे होते हैं, इजंट इट। तो जो कॉर्टेक्स है, क्या होता है? ये कॉर्टेक्स क्या है? ऊन का दूसरा परत है, इसको मध्य परत भी कहते हैं। और ये क्या होता है? ये ऊन का मुख्य भाग होता है, और इसी कॉर्टेक्स की वजह से ऊन के रेशे में मजबूती, लचीलापन आता है। समझ में आई बात? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऊन के थर्ड लेयर की। जो तीसरा लेयर है, तीसरा और अंतिम परत है, उसको क्या कहते हैं? मैंडुला कहते हैं। क्या कह रहे हैं हम? मैंडुला। तीसरा और अंतिम परत क्या है? मैंडुला कहते हैं। ये मैंडुला कैसे दिखता है? ये बिल्कुल जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा है? तो बिल्कुल उसके कैसे होते हैं? उसमें बिल्कुल छोटे ऐसे, बिल्कुल नज़दीक 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 क्या होते हैं? गोले बने रहते हैं, ऐसे 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 होता है ना, गोले बने रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे गोले बने रहते हैं। तो क्या होता है? ये माइक्रोस्कोप से देखने पर मेंडुला भी मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखलाई देता है। और ये रेशे को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। मोटे ऊन में मेंडुला की संख्या क्या होती है? अधिक होती है, और सूक्ष्म और बारीक में इसकी मात्रा कम होती है। Isn't it? तो ये हमने 3 लेयर देखा उनका। उनका जो हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो उसमें 3 लेयर दिखते हैं। ओके। अब हम लंबाई की बात कर लेते हैं कि उनकी जो नेक्स्ट विशेषता है लंबाई। तो ऊन के रेशे की लंबाई 1 से 4 इंच तक होती है। कितनी होती है ऊन के रेशे की लंबाई? तो 1 से 4 इंच तक इसकी लंबाई होती है। Isn't it? ऊन का रेशा प्राकृतिक रेशों में सबसे अधिक कमजोर और निर्बल होता है, तथा गीली अवस्था में 30 से 40% इसकी क्या होती है? और भी कमी आ जाती है। ठीक है, 30 से 40% और कमी आ जाती है। तो ऊन का रेशा क्या कह रहे हैं? प्राकृतिक रेशों में सबसे कमजोर रेशा होता है। इसकी लंबाई कितनी होगी? तो 1 से 4 इंच। और गीली अवस्था, अगर गीला ऊन को तोड़ के देखिए, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि एक सूखा ऊन को तोड़िए तो उसको तोड़ने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन गीली अवस्था हो जाती है ना, तो उसको जो प्योर ऊन होगा, प्योर जो ऊल होगा, उस मिलावटी की बात नहीं कर रहे हैं। मिलावटी में तो सिंथेटिक फाइबर मिला देते हैं, उसकी वजह से वो मजबूत हो जाता है। तो अगर प्योर ऊन को आप गीली अवस्था में तोड़ेंगे तो उसकी
कमज़ोरी आ जाती है, उसमें क्या हो जाता है वो आसानी से टूट जाता है, तो 30 से 40% क्या होते हैं, कमी आ जाती है उसकी मजबूती में। Isn't it? नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिस्कंदता और प्रत्यस्था की, यानी कि रेजिलेंसी और इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी की तो ऊनी वस्त्र में क्या होता है, प्रत्यस्था और प्रतिस्कंदता का क्या होता है, अभूतपूर्व गुण पाया जाता है। आपको हमने प्रतिस्कंदता और प्रतिस्कंदता समझाया था एक दिन कि क्या होता है, कि आपकी प्रतिस्कंदता का मतलब क्या होता है, कि आप जब ऊनी रेशों को दबा के छोड़ेंगे तो क्या होगा, अपनी पूर्व स्थिति को आसानी से ग्रहण कर लेता है, यानी कि दबाया फिर छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या होगा, अपनी स्थिति को वापस से ग्रहण कर लेगा। और फिर क्या होगा, प्रत्यस्था मतलब अगर खींचते हैं, ऊनी रेशों को खींचते हैं तो वो आसानी से फैल भी जाता है और अपने पूर्व आकार को ग्रहण कर लेता है। ऊनी रेशों में प्रत्यस्था और प्रतिस्कंदता का अभूतपूर्व गुण पाया जाता है। इसे जितना भी दबाया जाए, मोड़ा जाए, तो अपने पूर्व आकार को क्या कर लेता है, आसानी से ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको प्रतिस्कंदता कहा जाता है। जब दबा के, मोड़ के, किसी भी तरह से चमोड़ मोड़ मोड़ के रख दीजिएगा, वापस वो अपने पूर्व स्थिति को ग्रहण कर लेगा, तो उसको क्या कह लेते हैं, इसको क्या कहता है, प्रतिस्कंदता। और प्रत्यस्था का मतलब होता है कि उसको खींचने पर फैल फैल रहा है या नहीं। तो ये अगर ऊन को खींचिएगा तो अपनी लंबाई से लगभग 30 से भी अधिक मतलब बार बिना टूटे फैल जाता है। लेकिन अगर उसके बाद भी खींचते रहिएगा तो फिर आप टूट जाता है, ठीक है। तो प्रत्यस्था का क्या मतलब होता है, प्रत्यस्था का मतलब होता है कि खींचने पर बिना टूटे क्या होता है, अपनी लंबाई से ज़्यादा फैल जाता है और वापस क्या आ जाएगा, छोड़ने देने पर अपनी पूर्व स्थिति को ही ग्रहण कर लेता है। तो इसको कहते हैं प्रत्यस्था। तो ऊन में अच्छी प्रत्यस्था पाई जाती है। प्रतिस्कंदता का मतलब आप समझ चुके हैं कि दबा के, मोड़ के, चमोड़ के, कैसा भी कर दीजिएगा ऊनी वस्त्र को, तो वापस छोड़ देने पर अपनी पूर्व स्थिति को में ही ग्रहण कर लेते हैं, तो यानी कि पूर्व आकार में ही आ जाते हैं। इसको प्रतिस्कंदता कहते हैं। तो ऊन में दोनों क्वालिटी पाई जाती है, प्रतिस्कंदता की भी अच्छी क्वालिटी होती है और प्रत्यस्था की भी अच्छी क्वालिटी होती है, isn't it? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रंग और चमक की, कलर और लेस्चर की। तो ऊन जो होता है, हर जगह थोड़ा सा ऊन की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, ठीक है। ये क्या होगा, ऊन इस टाइपिंग मिस्टेक है। तो ऊन आप जानते हैं कि ऊन ऐसे होता है, ठीक है। तो ऊन क्या है, ऊन अपने प्राकृतिक रूप में कई रंगों में पाए जाते हैं, जैसे कि सफ़ेद, क्रीम, पीला, भूरा, और इन्हें आसानी से रंगा भी जाता है। इनमें कलर जो होते हैं आसानी से चढ़ जाते हैं, ठीक है। अलग अलग जानवरों के बाल के अनुसार रेशे के में चमक भी अलग अलग होती है और उनकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि उसमें चमक अच्छी होगी या खराब होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिकन प्रतिरोधकता। तो ऊन में सिकन नहीं पड़ता है, ठीक है। ऊन में सिकन प्रतिरोधक होता है, यानी कि ऊन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको मोड़ के रख दे रहे हैं, तो उसमें कोई लाइनिंग नहीं पड़ती है, कोई सिलवट नहीं पड़ता है। तो क्या है, ये ऊन क्या है, सिकन प्रतिरोधकता का इसमें गुण पाता है, ग्रीस रेसिलेंसी पाई जाती है इसमें। लेकिन जब मिलावटी ऊन होगा, यानी कि कोई अन्य उसमें रेशे मिला दिए गए, तब सिकन पड़ सकता है, isn't it? लेकिन जब प्योर ऊन की बात करते हैं तो उसमें सिकन नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है घर्षण का प्रभाव। तो इफ क्या होगा घर्षण का प्रभाव में, तो ऊन घर्षण के प्रभाव से क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। ऊन के रेशे को आप अगर देखेंगे, ऊन के रेशे को आपने वैसा गारमेंट बनाया है जिसको आप बिल्कुल ऊपर से नीचे तक ढके रहते हैं, तो आप बैठेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी हिप के पास के वो खराब होने लगते हैं, क्योंकि उसमें रगड़ पड़ता है। आप बैठते हैं या फिर आपके हाथों के पास क्या होता है, हाथ की मूवमेंट होती है, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रगड़ हो रही है, तो क्या होता है, वो खराब हो जाता है। तो घर्षण का ऊनी रेशों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गीली अवस्था में अधिक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, इसलिए सफाई करते समय भी इनको ज़्यादा पटक पटक के नहीं धोना चाहिए, इनको ईजिली बिल्कुल स्मूथली होना चाहिए, है ना। और बहुत ध्यान रखना चाहिए धोते समय। तो घर्षण का बुरा प्रभाव पड़ता है। सूखे ताप का प्रभाव, तो सूखे ताप का इन पर हानिकारक यानी प्रभाव पड़ता है, यानी कि जब आयरन करते हैं आप, तो अगर आयरन बिल्कुल ज़्यादा मात्रा में गर्म करके करते हैं तो क्या होता है, खराब हो जाते हैं रेशे। तो इसलिए आयरन करते समय कैसा यूज़ करना, इस्तेमाल करना चाहिए, इस्त्री करते वक्त उसके ऊपर कोई पतला सा कॉटन का कपड़ा रख के फैला के इस्त्री करनी चाहिए, ठीक है। दहता का प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ कंज्यूमिबिलिटी क्या होगा, इफेक्ट दहता के प्रभाव में आग का प्रभाव से ये झुलस जाते हैं, ठीक है। दहता के प्रभाव को हम देख रहे हैं, तो आग के प्रभाव से क्या होंगे, झुलस जाते हैं और जल्दी जल्दी नहीं जलते हैं। जैसे आग से के पास लाते हैं आप, तो ये क्या होगा, आग के पास लाएंगे तो जलने लगेगा, लेकिन आग से दूर करेंगे तो क्या होगा, ये बुझ जाते हैं। इसके जलने पर कैसी स्मेल आएगी, तो इसके जलने पर जैसे कि बाल को आप जलाते हैं या पंख जलते हैं जानवरों के, तो वैसी गंध आती है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना
कि कपास को, लिनन को जलाने पे कैसा स्मेल आता है, कागज़ की तरह आता है। लेकिन ऊन को जलाने पर या रेशम को जलाने पर कैसी स्मेल आएगी, तो बाल की जैसी स्मेल आएगी। हेयर हेयर किस को जलाएँगे तो वैसा स्मेल आएगा, या पंख जलते हैं तो ऐसा स्मेल आएगा, ठीक है? और ऊन को क्या होगा, हीट के पास ले जाएँगे तो आग के संपर्क में रखेंगे, यानी कि लौ के संपर्क में रखेंगे तब वो जलेगा। लेकिन लौ से दूर कर लेंगे तो वो बुझ जाता है, जो उसमें आग निकल रही है वो बुझ जाता है। इज़न्ट इट? ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अम्ल और क्षार का क्या प्रभाव पड़ रहा है। एसिड, इफेक्ट ऑफ एसिड एंड एल्कलाइज। तो ऊनी वस्त्रों पर क्षार का हानिकारक प्रभाव पड़ता है ना। क्षार यानी कि एल्कलाई का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। क्षार के प्रभाव से रेशो का कलर कैसा हो जाएगा, डल हो जाएगा, पीला हो जाएगा। अगर वाइट रेशे हैं तो उसमें पीलापन आ जाता है, ठीक है, गल जाते हैं। यानी कि एल्कलाई से क्या होता है, क्षार से क्या होता है, गल जाते हैं। गर्म सल्फ्यूरिक अम्ल को छोड़कर अन्य आपके नर्म होता है। गर्म नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल को छोड़ के अन्य किसी अम्ल पर उनका विशेष हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। Isn't it? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं विरंजक की, यानी कि इफेक्ट ऑफ ब्लीच। ब्लीच का क्या पड़ेगा, इस पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। ऊनी वस्त्र पर ब्लीच करने के लिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे हल्के ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए। कौन सी ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कीड़े और फुफुदी का। इफेक्ट ऑफ मोथ एंड मालडिविस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कीड़े और फुफुदी के प्रभाव का। सूखे स्थान पर संग्रह करने पर ऊनी वस्त्रों में फुफुदी नहीं लगती है, लेकिन नमी युक्त स्थान पर रखेंगे, जहाँ मॉइस्चर होता है वहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, फुफुदी का प्रभाव पड़ता है, यानी कि उस पर फुफुदी लग जाएंगे। कीड़ों का इस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रोटीन के रेशे होते हैं, इसलिए कीड़ों का इस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कीड़े पूरी तरह से वस्त्र को खा के नष्ट कर सकते हैं। इसके बचाव के लिए क्या किया जाता है, दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। जो एक गोली आती है वाइट कलर की, जिसको नेप्थलीन की गोली कही जाती है, उसको रखा जाता है कपड़ों पे। सबके घरों में आप देखेंगे जब ऊनी वस्त्र को स्टोर किया जाता है तो आपकी मम्मी दादी क्या करती हैं, जो भी अलमीरा में बॉक्सेस में ऊनी वस्त्र रखती हैं उसमें नेप्थलीन की गोली भी रखती हैं, है ना। वाइट कलर की नेप्थलीन की गोली होती है, आपने बचपन में देखा होगा। अभी तो खैर लोग वैसा इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट और सूखी नीम की पत्तियों से वस्त्रों को घरेलू तौर पर क्या की है, रक्षा की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इस पर फुफुदी कैसे लग जाती है। गीली अवस्था में रखेंगे तो फुफुदी लग सकती है, ऐसे जनरली नहीं लगती है, लेकिन गीले स्थान पर, सीलन वाले स्थान पर रखेंगे तो फुफुदी लग जाएगी। कीड़े से पर इस पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कीड़े अगर पड़ जाएंगे तो ऊनी वस्त्रों को बर्बाद कर देते हैं। नेक्स्ट घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व की बात कर लें तो इसका घनत्व, इसका क्या है, विशिष्ट गुरुत्व की बात कर लेते हैं तो क्या है, 1.32। 1.32 इसका है, होता है विशिष्ट गुरुत्व। उनका कपास का क्या था, 1.52। लेलिन का भी इतना ही था, 1.52। लेकिन ऊन का कितना है, 1.32। इसका क्या होता है, विशिष्ट गुरुत्व होता है। और ऊन का घनत्व क्या होता है, कम होता है। ये हल्के होते हैं इसलिए उनका घनत्व कम होता है। धूप का प्रभाव क्या होगा, इफेक्ट ऑफ सनलाइट। धूप का प्रभाव ऊनी रेशों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। धूप से इसके क्या, कलर खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या थी, ये आपकी विशेषताएं थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, किसकी, आपके ऊन की। तो हमने देखा कि जो ऊन आपका है उसके संगठन क्या है, कंपोजिशन क्या है, फिजिकल कंपोजिशन किससे मिलकर बना है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से, ठीक है। सल्फर एकमात्र ऐसा ऊनी रेशा है जिसमें कि सल्फर भी पाया जाता है। कितना परसेंट, 4% सल्फर पाया जाता है। कार्बन कितना, 50%। ऑक्सीजन कितना, 25%। हाइड्रोजन कितना, 7%। नाइट्रोजन 16%। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ऊन को बनाते हैं। फिर हमने देखा था कि जब हमने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करी थी, सूक्ष्मदर्शी की बात करी थी विशेषता की, तो ऊन में 3 परत की बात करी थी। कौन कौन सी, सबसे जो बाहरी परत है उसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। मध्य परत क्या है, कॉर्टेक्स है। और आंतरिक परत क्या है, वो मेंडुला है, isn't it? उसके बाद हमने देखा था कि ऊन कैसा, अगर हम देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से तो ऊन टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है और ऊपर की तरफ कैसा दिखता है, नोकीला दिखता है। अगर हम उसकी मजबूती की बात कर लेते हैं तो गीली अवस्था में क्या होता है, गीली अवस्था में ये क्या होता है, इसकी मजबूती में कमी आ जाती है। ऊन क्या है, तो कमज़ोर रेशा है ना। और अगर गीली अवस्था में इसके रेशे और क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, 30 से 40%। ओके, उसका रंग की बात करते हैं तो रंग इजीली, आसानी से चढ़ जाता है। ताप का क्या है, ये कुचालक है। और वो उसकी प्रत्यस्थता की बात करी थी, प्रत्यस्थता और प्रतिस्कंदता की, उसमें उच्च क्वालिटी की प्रतिस्कंदता और प्रत्यस्थता पाई जाती है। सिकन क्या है,
क्रीज का प्रतिरोधी है, यानी कि सिकन प्रतिरोधी है। घर्षण का इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सूखे ताप का बात करें, सनलाइट का बात करें तो क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है ना। तो इस पर एल्कली का यानी कि क्षार का बुरा प्रभाव पड़ता है। अम्ल का भी अगर यूज़ करना है तो माइल्ड अम्ल का यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये सारे क्या थे, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे ऊन की विशेषताएं थी। तो इस प्रकार जो हमने आज के क्लास में क्या देखा और समझा, हमने ऊन के बारे में पढ़ा कि ऊन का क्या है, ऊन की उत्पादन का क्रम क्या होता है ना। ऊन कितनी श्रेणी में पाई जाती है, हमने उत्पादन का क्रम देखा कि लगभग जो ऊन का जो मेकिंग होता है, ऊनी वस्त्र और वस्टेड वस्त्र, उसमें उत्पादन का थोड़ा सा क्रम चेंज होता है। यानी कि जो वस्टेड वस्त्र होता है उसमें उत्पादन की सारी प्रक्रिया, जितने भी 16 स्टेप्स हैं वो सभी को फॉलो की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि हमें बेस्ट क्वालिटी का उससे वस्त्र बनाया जाता है। लेकिन जो ऊनी वस्त्र होते हैं उसमें उत्पादन की सारी प्रक्रिया को फॉलो नहीं की जाती है, और क्योंकि उससे हमें थोड़ा से वस्त्र क्या होते हैं, वस्त्र वैसे पहनने योग्य नहीं बनाने होते हैं, उससे हमें कंबल, दरी, कालीन, गलीचे इत्यादि बनाने होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने ऊन का क्या देखा था कि बनाने की प्रक्रिया देखी थी, है ना। हमने ये भी देखा कि किन किन जानवरों से हमें ऊन प्राप्त हो रहा है। हमें बकरी से भी प्राप्त होता है ऊन, हमें भेड़ से प्राप्त हो रहा है, मेमने से प्राप्त हो रहा है, खरगोश से प्राप्त हो रहा है। जो एक अंकोरा खरगोश होता है, ये अंकोरा खरगोश कहाँ प्राप्त होता है, तो ये फ्रांस में पाया जाता है। ठीक है, जो अंकोरा जो वस्त्र होता है उसे अंकोरा खरगोश से प्राप्त किया जाता है। अंकोरा खरगोश कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ पाया जाता है, फ्रांस में पाया जाता है। ठीक है, और इसके जो बाल बहुत मुलायम होते हैं, बारीक होते हैं, रेशम बहुत ही चिकनी में रेशम के समान होता है। फिर हमने कहा था कि जो बकरी होती है मेरिनो एक नाम की एक बकरी होती है, इससे भी बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के ऊन पाए जाते हैं। ये जो मेरिनो बकरी है यह यूरोप और स्पेन में पाई जाती है। ठीक है, फिर हमने कश्मीरी बकरी की बात करी थी, है ना। कश्मीरी बकरी की बात करी जिसमें से पश्मीना ऊन बनता है। फिर लामा से ऊन प्राप्त होता है। लामा क्या है, तो एक ऊँट जाति का पशु है। ऊँट की तरह ही लंबा होता है लेकिन उससे थोड़ी सी छोटा होता है, उसको लांबा कहते हैं। ठीक है, अंकोरा बकरी से ऊन प्राप्त होता है। अलापा से होता है, वो लांबा जो होता है उसी प्रकार एक जानवर है। फिर वैक्टियन से ऊन प्राप्त होता है। वैक्टियन क्या है, ये भी एक ऊँट ही होता है लेकिन इसमें 2 कुबड़ होते हैं। ठीक है, और वैक्टियन ऊन में क्या क्वालिटी होती है, तो विशेषता होती है, तो वैक्टियन ऊन क्या करते हैं, ऋतु के अनुसार यानी कि मौसम के अनुसार ये चेंज हो जाता है, अपने गुण में चेंज कर लेते हैं। यानी कि अगर गर्म ऋतु होगा तो गर्म हो जाएंगे और ठंडा ऋतु होगा तो ठंडा हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने देखी थी ऊन की प्राप्ति के साधन, यानी कि किन किन जानवरों से प्राप्त हो पा रहे हैं, क्या विशेषता है, किस प्रकार से स्टेप्स फॉलो करके हमें जानवर से हमें ऊन का वस्त्र बनाने तक की सारी प्रक्रिया का हम लोगों ने अध्ययन किया। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी हम नायलॉन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट जो रेशा होगा नायलॉन के बारे में हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि नायलॉन का निर्माण किस प्रकार से होता है। और क्योंकि नायलॉन क्या है, एक मानव निर्मित रेशा है ना। जब हम क्लासिफिकेशन देखे तो हमने कहा था ना कि नायलॉन क्या, जब क्लासिफाई किया था तो नायलॉन क्या है, ये मानव निर्मित रेशा है। और ये सब अभी जितने भी रेशा हम अब तक पढ़ चुके हैं ये कैसे रेशे हैं, ये प्राकृतिक रेशे हैं, है ना। ऊन और रेशम क्या है, प्राकृतिक रेशे हैं। लेकिन प्राकृतिक रेशों का जब हमने वर्गीकरण किया था तो 3 भागों में किया था ना। हमने खनिज कहा था, हमने प्राणिज्य किया था, वनस्पति किया था। तो हमने जो मेन जो वनस्पति रेशे हैं उसके बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ लिया। जूट के बारे में पढ़ा, कपास के बारे में पढ़ा, लिनन के बारे में पढ़ा। और हमने प्राणिज्य रेशों में किसके बारे में पढ़ा, रेशम के बारे में पढ़ा और ऊन के बारे में आज क्लास कर लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मानव निर्मित रेशे। ठीक है, और बाद में जितने भी और भी छोटे छोटे जो रेशे हैं जैसे कि हेम्प हो गया, रेमी हो गया, तो इन सब के बारे में हम बाद में थोड़ा सा एक क्लास लेंगे। उसमें सारे छोटे छोटे जो रेशियो होते हैं उसमें कुछ खास विशेषता होती नहीं, बस यही जानना होता है कि किससे प्राप्त होता है। तो वो वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो वो तो मैंने क्लासिफिकेशन में ही बता दिया था कि किस रेशे जो हेम्प है, रेमी है, सन है, अबाका है, मलिना है, वो रेशे प्लांट के किस भाग से प्राप्त होता है। तो उसमें ज़्यादा वैसे कुछ क्वेश्चन होते नहीं, ज़्यादा कुछ स्टेप्स होते नहीं है, तो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बस उतना ही बात जितने क्लासिफिकेशन बताई गई है, क्लासिफिकेशन वाले पोर्शन को भी आप ध्यान से देख लेंगे तो उससे सारे क्वेश्चन उससे वैसे ही बनते हैं, उससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया अब तक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास यानी कि कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नायलॉन के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।